हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं मदन मोहन सजल जी, साहित्यकार हैं। मदन मोहन जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे, साथ ही इनका साहित्य सृजन कब से इन्होंने शुरू किया, इस संदर्भ में इनसे हम बखूबी जानेंगे। आइए बात करते हैं मदन मोहन सजल जी से। मदन मोहन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मदन मोहन जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई और साहित्य के प्रति आपका रुझान कब से हुआ? जी, मैं इटावा के पास डडवाड़ा गांव है जी। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ मूल रूप से, और 5वीं तक की मेरी शिक्षा गांव में हुई। उसके बाद फिर मैं मेरे पिताजी के साथ जहाँ भी वो रहे, सर्विस में थे वन विभाग में, उनके साथ रहा और मैंने झालावाड़ कॉलेज से 1981 में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश में किया। अब जहाँ तक साहित्य में रुचि का या सर्जन का सवाल उठता है, तो मैं सन 1975 से साहित्य के क्षेत्र में हूँ। जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तो उस समय मेरी रुचि जागृत हुई, मुझे भी कुछ लिखना चाहिए। और इसके पीछे चूँकि हम हमारे हिंदी पुस्तकों के अंदर कई विभिन्न लेखकों को उनको पढ़ते थे और उनकी रचनाओं से मैं प्रभावित था। तो एक तो वहाँ से मेरे अंदर लिखने की प्रेरणा पैदा हुई, और इसके साथ ही हर साल हमारे कोटा दशहरा में कवि सम्मेलन होते हैं, तो मैं कवि सम्मेलन सुनने के लिए वहाँ से आया करता था और सुनता ही सुनता था। तो मैं तब से लगातार सुनता आ रहा हूँ, अभी भी सुनता हूँ। तो उन कवियों को देखकर, उनको सुनकर भी मेरे अंदर इच्छा पैदा हुई, जागृत हुई कि लिखना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में। और मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास था कि मैं लिख सकता हूँ, ऐसा मैं सोचता था। हाँ, मतलब मैं निराशावादी प्रवृत्ति का नहीं रहा। और फिर दूसरी बात यह है कि पढ़ाई के दौरान भी हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य मेरे मूल विषय रहे हैं। तो मैंने हमारे देश के रचनाकारों को ही नहीं पढ़ा, बल्कि मैंने विदेशों के जो लेखक हैं उनको भी खूब पढ़ा है मैंने, और वहाँ से भी मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई है। मदन मोहन जी, वैसे साहित्य गुरु आप किसे मानते हैं? सर, मेरा साहित्यिक गुरु मैं जो है मुंशी प्रेमचंद जी को मानता हूँ। उनका सारा साहित्य मैंने पढ़ा है, और राहुल सांकृत्यायन हैं, यशपाल हैं, हमारे देश के अच्छे अच्छे नामी लेखक हुए हैं, और निराला जी वगैरह को, इन बच्चन जी को, इनको तो हमने, महादेवी जी को तो हमने पढ़ा ही है। रीतिकालीन कवियों को, आधुनिक कवियों को, भक्तिकालीन कवियों को। तो मूल रूप से मेरे जो मार्गदर्शक जो रहे हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी रहे। मदन मोहन जी, आपने साहित्यिक क्षेत्र में किस विधा में ज़्यादा लिखा है? साहित्य की 2 विधाएं होती है, गद्य विधा और पद्य विधा। तो मैंने गद्य विधा में भी लिखा है, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिखा। हाँ, कुछ संस्मरण लिखे हैं, कुछ आलेख लिखे हैं, लेकिन मैंने पद्य विधा में ज़्यादा लिखा है। और पद्य विधा में मैंने मुक्त छंद रचनाएं कम लिखी है। मेरा रुझान वो छंदों की तरफ ज़्यादा है, और विभिन्न प्रकार के छंद में आज भी लिखता हूँ। मदन मोहन जी, आप का कोई साहित्य प्रकाशन में है? सर, मेरा कोई साहित्य प्रकाशन में नहीं है। हालांकि मैं अब तक 1975 से मेरा लेखन चल रहा है, और लगभग 3000 के लगभग रचनाएं मैं लिख चुका हूँ, लेकिन अभी प्रकाशन से मैं बहुत दूर हूँ। जब आप इतनी रचना लिख चुके, तो पांडुलिपि आपने साहित्य अकादमी तक क्यों नहीं भेजी? क्या कारण रहे? हाँ सर, अभी सोचा ही नहीं है, और फिर इस मामले में जो है पैसा भी चाहिए, पैसा भी खर्च होता है। आज भी कोई पुस्तक छपवाते हैं तो 25-30 हज़ार रुपया तो मामूली लग जाता है।
और अब ये दौर है सर, ऐसा चल रहा है कि सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल और इसमें जो है अब पुस्तकों को खरीदने वाले जो लोग हैं ना, जी। वो बहुत कम हो गए। सही बात। अब रुझान कम है लोगों का पुस्तकों की तरफ। जी पहले आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर और भी कई सारी जगहों पर बुक स्टॉल्स हुआ करती थी, और जब हम यात्रा करते थे तो उस समय अच्छी अच्छी पत्रिकाएं खरीदते थे, उपन्यास खरीदते थे, उनको पढ़ते थे। लेकिन अब वो दौर सर ख़त्म होता जा रहा है। सच। अब तो हम मोबाइल पर आ गए, गूगल पर आकर हम सिमट गए, और अब पुस्तकें छपवा भी ले तो उनकी बिक्री नहीं हो पाती, पढ़ने वाले लोग नहीं हैं सर। बिल्कुल सही बात। मदन मोहन जी, आपकी कोई रचना जो आपने लिखी है वो दर्शकों को सुनाएं। सर मैंने वैसे प्रेम पर ज़्यादा लिखा है, हाँ बिल्कुल सुनाइए। प्रेम गीत लिखे हैं, और इसके साथ ही मैंने हमारे समाज की जो विद्रूपताएं हैं, जी हमारे समाज में जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों पर मैंने लिखा है। तो मैं आपको सुना। एक छंद सुना देता हूँ। राहों पर कंटक है भारी, ये जीवन सांसों का पल है, अभी सफ़र में हूँ तन मन से, मंजिल आँखों से ओझल है। नहीं गंवारा चुप चुप रहना, संघर्षों में ही सब हल है, अभी सफ़र में हूँ तन मन से, मंजिल आँखों से ओझल है। जीवन जीना एक सफ़र है, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कहीं मिले खुशियों की दावत, कहीं गमों के भोग मिलेंगे। वीरानों का साथ मिलेगा, दुनिया में सारे छल बल हैं, अभी सफ़र में हूँ तन मन से, मंजिल आँखों से ओझल है। ओस बूंद सा ये जीवन है, रिश्तों से तपती धरती है, नफ़रत द्वेष घृणा बीमारी, मानवता इनसे छटती है। रोक सके जो बहते आंसू, आँखों का हर अश्क विमल है, अभी सफ़र में हूँ तन मन से, मंजिल आँखों से ओझल है। आखिरी बंद। प्रेम रंग गर बना सको तो कदम बढ़ा चलते रहना है, हमरा ही का हाथ पकड़कर संकट से लड़ते रहना है। हंसना और हंसाना सीखो, जग में हर इंसान पैदल है, अभी सफ़र में हूँ तन मन से, मंजिल आँखों से ओझल है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर छंद आपने सुनाया मदन जी। मदन जी, आप यहाँ हाड़ौती में कई साहित्यकार हैं, तो किन किन साहित्यकारों का आपके साहित्य सृजन में प्रभाव पड़ा? हालांकि अब तो जो है, जब से सोशल मीडिया आया है तब से तो बहुत सारे गली गली में साहित्यकार पैदा हो गए हैं। और मैं बुरा भी नहीं समझता, लिखना चाहिए, हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आज के इस दौर में रचनाओं की समीक्षाएं भी नहीं होती है, और वो रचना हमारे ठोस धरातल पर सही है या नहीं है इसका आंकलन नहीं होता। अधिकांश ज़्यादातर जो है सोशल मीडिया पर भी नहीं होता है, और बस 2-4 लाइनें कैसे भी लिख दी कर दी। मुक्त छंद की रचनाएं जो हम लिखते हैं सर, तो उसमें भी एक लयबद्धता होती है, उसके भी नियम होते हैं। और जहाँ तक छंदों की बात है, तो छंद तो मात्राओं पर चलते हैं, नियमों पर आधारित होते हैं। वो तो लिखना हर व्यक्ति के बस की बात भी नहीं होती। हाड़ौती कवियों में मैं दुर्गादान सिंह जी और हमारे मुकुटमणि राज जी, इन 2 लोगों की रचनाओं को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने श्रृंगार लिखा है और बहुत बढ़िया लिखा है। इन्होंने शुद्ध श्रृंगार लिखा है, इनकी रचनाओं में शुद्ध श्रृंगार मिलता है। लेकिन आजकल तो जो है लोग जैसे तैसे जो भी आया लिख दिया और बोल दिया कर दिया, ऐसा होता है। ये 2 लोग, दो साहित्यकारों को मैं अपना मार्गदर्शक मानता हूँ। मदन जी, आप तो काफ़ी पुराने साहित्यकार हैं और काफ़ी समय से लिखते आ रहे हैं। पहले जो साहित्य लिखा जाता था
और आज के जो हिंदी साहित्य का क्या मतलब अंतर समझते हैं आप, जो अभी लिखा जा रहा है? पहले सर कम लिखा जाता था, लेकिन अच्छा लिखा जाता था, और जो लिखा जाता था वो हमारे दिल को कहीं ना कहीं छूता था, वो अंदर तक बैठ जाता था। आजकल जो है ना, आजकल विरदावलियाँ ज़्यादा लिखी जा रही है। कोई भी विशेष खास कोई भी राजनीतिक नेता है तो उसके ऊपर जो है उसका गुणगान किया जा रहा है, या जो है प्रेम, जहाँ एक शब्द है और एक बहुत बड़ा विषय है प्रेम, इस पर जो है हमारे लोगों ने जो है, पुराने साहित्यकारों ने, उन्होंने बहुत गहराई से लिखा है प्रेम को, और शुद्ध प्रेम लिखा है। लेकिन आज प्रेम को भी जो है विकृत बना दिया है लेखनी में, और ये सारा जो है पढ़ कर के और सुन कर के आज तकलीफ़ होती है। बिल्कुल सही। मदन जी, पहले जो आप बता रहे हैं, जो साहित्य जो लिखा था कम लिखा जाता था, लेकिन वो जीवंत रहता था, और आज तक भी जीवंत है। कई फिल्मों में भी गाने साहित्य के क्षेत्र से ही आगे आए हैं, जो आज भी मतलब गुनगुना 100 साल बाद भी वो जीवंत है। तो ऐसा साहित्य आज नहीं लिखा जा रहा, तो इसका क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? इसका सबसे बड़ा कारण ये है सर कि पहले लोग अध्ययन करते थे, पढ़ते थे, खूब पढ़ते थे, और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते थे। लेकिन अब लोगों ने पढ़ना कम कर दिया। अपने जो है कोर्स की किताबें पढ़ी, बीए कर लिया, एमए कर लिया, और बस वो अपने आप को जो है विद्वान भी समझने लग गए। एक अहंकार पाल लेते हैं लोग, है ना। तो इस वजह से जो है उनके पास में वो शब्द कोश ही नहीं होते जो साहित्य में आने चाहिए, और उन शब्दों से जो रचना बनती है वो रचना लोगों के दिलों में घर कर जाए, उनके अंतर में बैठ कर ले वो, इस तरह का। तो एक ये भी बहुत बड़ी कमी है कि साहित्यकार को लगातार पढ़ते रहना चाहिए, उसको हर क्षेत्र में पढ़ना चाहिए उसको, और उसको किसी सीमा में बंद कर भी नहीं रहना चाहिए। आज हम भारतवासी हैं तो ये नहीं कि हम भारत के साहित्यकारों को ही पढ़ें, विदेशों में भी एक से एक बढ़कर साहित्यकार हुए हैं। आप मैक्सिम गोर्की हैं, आप जो है हावर्ड फास्ट हैं, शेक्सपियर है, कीट्स है, बर्नार्ड शॉ हैं, निकोलाई ऑस्ट्रोवेस्की हैं। तो ऐसे कई सारे हैं सर, विश्व लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो उन साहित्यकारों को भी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, और आप अच्छा लिख पाएंगे। फिर मदन जी, आप अपना एक काव्य पाठ और सुनाइए। प्रेम गीत सुना देता हूँ सर। यूं न देखा करो रात में आईना, यूं न देखा करो रात में आईना, राज चेहरे के सारे बिखर जाएंगे, चार पल जो बिताए थे संग में कभी, बंद पलकों में हंसते नजर आएंगे, यूं न देखा करो रात में आईना। बेखबर हो चले प्रेम राहों पर, मंजिलों के पते से अनजान थे, आया एक मोड़ जब हम ठहर से गए, मिल गए नैन दोनों के नादान थे, न थी तुमको खबर मैं भी था बेखबर, न थी तुमको खबर मैं भी था बेखबर, सूनी राहों में तुमको नजर आएंगे, यूं न देखा करो रात में आईना। प्रेम तीरों से दिल मेरा घायल हुआ, मेरे जज्बात मेरे वश में नहीं, इश्क से इश्क का जब हुआ सामना, आरज़ू मेरी मेरे बस में नहीं, बन के सरिता बहोगी नहीं जानता, बन के सरिता बहोगी नहीं जानता, गहरे सागर से दिल में
नजर आएंगे, यूं न देखा करो रात में आईना। आखिरी बंद। मरते दम तक करूं प्यार रब की कसम, तुम निभाओगी इसका एहसास दो। मेरे सपनों की तुम जो बनो हम सफ़र, साथ चलने का थोड़ा सा आभास दो। मैं बनूं चांद और तुम बनो चांदनी, मैं बनूं चांद और तुम बनो चांदनी। प्यासे दिल प्यास बुझते नजर आएंगे, यूं न देखा करो रात में आईना। वाह, बहुत सुंदर प्रेम गीत आपने सुनाया। मदन मोहन जी, आपने आपके साहित्य सृजन में समाज को क्या संदेश दिया? समाज को सबसे बड़ा संदेश यही है सर कि जो है हम जाति, धर्म, भाषा, सीमाओं से, इनसे ऊपर उठ कर के और हम इंसान बने। प्रेम की हम बात करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्लोगन है जो वेदों से हमें मिला है। तो इसको हम केवल स्लोगन बना करके ही न छोड़ दें, बल्कि विश्व प्रेम की भावना हमारे अंदर हो, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा संसार हमारा अपना है। हमें सीमाओं में बंधे हुए नहीं रहना चाहिए और नफ़रत को, घृणा को, इन चीज़ों को जो है समाज से मिटना चाहिए, दूर होना चाहिए। हम एक अच्छे इंसान बनकर और हमारे इस देश को और दुनिया को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी मदन मोहन जी, आप नहीं मानते आजकल जो साहित्यिक मंच में भी राजनीतिकरण हो गया है? क्या जो अच्छे अच्छे साहित्यकार लोग सुन नहीं पाते, क्या मानते हैं आप? मैं बिल्कुल सही है सर, ये दौर चल रहा है और ये लगभग पिछले मैं 20 सालों से इस दौर को देख रहा हूँ। अब जो है मंचों का राजनीतिकरण हो गया। जहाँ पर कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर जिस पार्टी का सत्ता में होना होता है तो उसके गुणगान करते हैं। और एक और बात है कि फुहड़पन भी अब मंचों पर ज़्यादा हो गया। हमारी जो है महिला जो साहित्यकारा होती हैं उनके ऊपर जो है भद्दे भद्दी टिप्पणियाँ भी अब करने लग गए हैं। अब रचनाएं कम पढ़ी जाती है सर और भाषण ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ये इस समय बहुत विकट दौर साहित्य का चल रहा है जिसको सुधारा जाना बहुत ज़रूरी है। हमने वो दौर भी देखे हैं आज से 40 साल पहले, जब निराला जी वगैरह और हमारे यहाँ कोटा के मंचों पर आए हैं, है ना, नीरज साहब आए हैं, बहुत से बड़े बड़े कवि आए हैं, पंत जी आए हैं यहाँ पर। और उन लोगों को हमने सुना जो पूरे समाज को दिशा बदलने की बात करते थे, प्रेम की बात करते थे, भाईचारे की बात करते थे। आज वो दौर ख़त्म सा होता जा रहा है। ये मैं तो कहूँगा साहित्य के प्रति एक बहुत बड़ी विडंबना है। जी मदन जी, पहले जो साहित्यकार होते थे वह उनको कोई भी सरकार या कोई भी एक मंच मिलता था, लेकिन वह कटु सत्य से अपनी साहित्य सृजन करते थे। तब भी लोग सुना जाता था, उसमें सुधार की आवश्यकता होती। जैसे आप समझे कि दिल्ली में कई बार जो मंचों पे साहित्य सृजन होता है उसमें ऐसे कवि होते हैं जो सरकार के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसको सुना जाता है। आज ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्या मानते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता सर। और पहले जो सरकारों की खिलाफत भी करते थे तो उसमें वास्तविकता होती थी। हम किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर किसी प्रकार का कोई आक्षेप न लगाएं, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न करें, लेकिन जो है जहाँ पर सरकार की नीतियों का सवाल है, अगर उन नीतियों में कहीं कोई गलतियाँ हैं और तो उसके खिलाफ बोलना ही चाहिए। मैं इस बात को सही मानता हूँ। हमारी रचनाओं में सरकार को भी दिशा निर्देशन देने का काम होना चाहिए, ताकि जो है सरकार भी संभल कर के चले। दिनकर जी जैसे उस समय के पुरोधा साहित्यकार हुआ करते थे और वो जो है टोक दिया करते थे, है ना। उनके कई सारे किस्से प्रचलित हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को भी उन्होंने टोक दिया था।
तो ये हिम्मत हमारे अंदर होना चाहिए, एक साहित्यकार के अंदर होना चाहिए। हमारी रचनाएं कालजयी रचनाएं होना चाहिए, ताकि आज से 100 साल बाद भी अगर हमारी पीढ़ी उनको पढ़े तो लगे जैसे आज ही लिखी गई है ना। तो मैं यूँ कहता हूँ कि एक कवि कभी नहीं मरता, शताब्दियाँ भी उसके लिए नाम मात्र की होती है, क्योंकि कवि की उम्र उसकी कविताएं होती है और कविताओं की कोई उम्र नहीं होती। बिल्कुल, बहुत सुंदर विचार मदन जी आपका। मदन जी, जाते जाते एक रचना आप और हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी, ये रचना माँ पर आधारित है जी। माँ जो हमें जन्म देती है, 9 महीने हमें गर्भ में पालती है और उसके बाद भी वो काफ़ी कष्ट सहती है, और उसकी ममता अनमोल है, उसको ख़रीदा नहीं जा सकता। तो माँ का कोई मोल नहीं है, ये मेरी रचना का शीर्षक है। हीरे मोती मुक्ता माणक कोई भी अनमोल नहीं है, मिल जाए धरती की दौलत माँ का कोई मोल नहीं है। शब्दों की सारी दुनिया में माँ से मीठा बोल नहीं है, मिल जाए धरती की दौलत माँ का कोई मोल नहीं है। अविरल धारा सी जीवन में, निर्झरणी सी तन में बहती, निश्चल प्रेम समर्पित करती, संतानी पीड़ा को सहती। बिना तोल का पूर खजाना, ममता सागर तोल नहीं है, मिल जाए धरती की दौलत माँ का कोई मोल नहीं है। धीरज की देवी भूतल पर संस्कारों की जग जननी है, अविरल अडिग तुंग शिखरों सी पालक ऐसी ज्यों अवनी है। मर्यादा की अनुपम थाती, ममता से अनमोल नहीं है, मिल जाए धरती की दौलत माँ का कोई मोल नहीं है। नेह अंक का बिछा बिछोना, दुलराती तन हुलराती है, हर्षित होकर शीर पिलाती, लोरी गाकर प्यार जताती। माँ की गोदी सुखमय कलरव, त्रिभुवन संग कलोल नहीं है, मिल जाए धरती की दौलत माँ का कोई मोल नहीं है। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ साहित्यकार मदन मोहन सजल जी। मदन मोहन जी ने साहित्य प्रकाशन तो नहीं किया, लेकिन इनके द्वारा लिखी गई रचना समाज को एक सार्थक संदेश देती है, और इन्होंने आज जो किस तरह साहित्य लिखा जा रहा है उस पर भी अपने विचार रखे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।